हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया, एकदम मस्त। तो बच्चों, हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं केपलर्स लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन। केपलर्स के लॉज की बात करेंगे, जो कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो केपलर्स थे उन्होंने 3 लॉज दिए। पहला उनका था ऑर्बिट्स लॉ, दूसरा था एरियाज लॉ, और थर्ड वाला था आपका टाइम पीरियड लॉस, जिसको हम लोग पीरियड्स लॉ बोलते हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्लैनेट्स, मतलब कि मोशन ऑफ प्लैनेट्स। ठीक है, प्लैनेट्स मोशन की बात करने वाले हैं और बात करेंगे केपलर्स लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन। तो बच्चों, पेन और कॉपी निकाल लेंगे, पढ़ना स्टार्ट करेंगे, हमारा और आपका खूबसूरत सा चैनल फोर्स वाला। बच्चों, हेडिंग लगाएंगे केपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन। केपलर्स लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन। क्लियर बेटा? केपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन। तो जो प्लैनेट्स होते हैं वो ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स ऑफ सन की वजह से all the planets moves around the sun in an elliptical orbit। बच्चों, जो प्लैनेट्स होते हैं वो एक एलिप्टिकल ऑर्बिट, मतलब दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करते हैं, मोशन करते हैं, मूव करते हैं, रिवॉल्व करते हैं सन के चारों तरफ ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स ऑफ ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स ऑफ सन। तो बच्चों, हेडिंग लगाएंगे, पहला है केपलर्स फर्स्ट लॉ। केपलर्स फर्स्ट लॉ। बच्चों, केपलर्स फर्स्ट लॉ क्या था? केपलर्स फर्स्ट लॉ, जिसे हम लोग जानते हैं बच्चों ऑर्बिट्स लॉ। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ऑर्बिट्स लॉ। इन्होंने कहा कि ऑल द प्लैनेट्स, स्टेटमेंट क्या था बच्चों इनका? ऑल द प्लैनेट्स revolve around the sun, and sun is at one foci of a orbit. Sun is at one focus of orbit of ellipse। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑल द प्लैनेट्स मूव्स अराउंड रिवॉल्व अराउंड द सन विथ एन एलिप्टिकल पार्ट, इन एन एलिप्टिकल पार्ट, क्लोज्ड एलिप्टिकल पार्ट। यहाँ लिख लेंगे बच्चों, क्लोज्ड एलिप्टिकल पाथ। ऑल द प्लैनेट, जो पाथ होता था बच्चों प्लैनेट्स का, जब वो सन के चारों तरफ घूमते हैं, वो सर्कुलर ना होकर के एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं सन के चारों तरफ, सभी प्लैनेट्स। अच्छा बच्चा, तो जो सन होता था वो एलिप्स के किसी एक फोकस पर सिचुएटेड होता था। जैसे मान लीजिए बच्चों, ये है आपका एलिप्स, इसको हम एलिप्स बोलेंगे। एलिप्स मतलब पोटैटो, चपटा है एलिप्स। ये आपका एलिप्स हो गया, ठीक है बेटा, ये एलिप्स हो गया, वेरी गुड। ये एक एलिप्स है, ठीक है, ये एलिप्स है, इसको एलिप्स बोलते हैं। एट फोकस, वन फोकस ऑफ एलिप्स। तो बच्चों, हम बात करने जा रहे हैं एलिप्स का। जो एलिप्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों। एलिप्स क्या है? ये इसका सेंटर है, यहाँ पर एक फोकस है एस, एक फोकस यहाँ पे है, 2 फोकस है, ठीक है, मतलब 2 फोकाई हैं, फोकाई जो है। अच्छा, इसको बोलते हैं बच्चों मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? मेजर एक्सिस। ये होता है बच्चों माइनर एक्सिस, ठीक है। और हम ये जब भी जानते हैं कि जो प्लैनेट्स होते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट में मोशन करेंगे, तो सन किसी एक फोकस पे होता है, तो प्लैनेट की जो स्पीड होती है बच्चों वो कांस्टेंट नहीं होती, पूरे पाथ के अकॉर्डिंग उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहती है, हर समय वेलोसिटी चेंज होती है, बिकॉज ऑफ जो उनका जो डिस्टेंस है वो सेम नहीं होता, जिसकी वजह से वेलोसिटी क्या होती है? डिफरेंट होती है। और सभी प्लैनेट्स जो है डिफरेंट वेलोसिटी से ऑर्बिटल, मतलब एलिप्स के एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं अराउंड द सन। यही इसका कॉन्सेप्ट था। अच्छा बच्चा, यह है मेजर एक्सिस, यह है मेजर एक्सिस, इसको बोलते हैं बच्चों
यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये होता है ए, इसको बोलते हैं ए, और ये है आपका ए इसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस। क्लियर है? इसको बोलेंगे मतलब बी, ये पूरा 2B होता है, 2B मतलब ये आपका बी और ये आपका बी। ठीक है, सेमी मेजर एक्सिस, एंड इसको बी को बोलेंगे सेमी माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है, अच्छा प्लैनेट यहाँ से देखो, मान लीजिए प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है यहाँ से। ठीक है, प्लैनेट जो है इस सन से, मान लीजिए सन है, यहाँ पे एक सन है। ठीक है, यहाँ पे सन है, और सन से ये देखो सबसे क्लोजेस्ट पाथ क्या है, यही होता है सबसे क्लोजेस्ट। इसको हम लोग बोलते हैं पेरीफेलियन। क्या बोलते हैं? पेरीफेलियन, पेरीफेलियन। और जो लार्जेस्ट डिस्टेंस पे होता है बच्चों प्लैनेट, यहाँ पे अगर होगा, सबसे लार्जेस्ट कहाँ पर डिस्टेंस है? ये डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं बच्चों ए। यहाँ से यहाँ तक क्या है? ए। ठीक है, ये होता है बच्चों ए, और ये डिस्टेंस होता है ए। यहाँ पे ई क्या है? ई को बोलते हैं बच्चों इसेंट्रिसिटी। क्या बोलते हैं? इसेंट्रिसिटी। ठीक है बच्चों, एलिप्स का इक्वेशन क्या होता है? एलिप्स का इक्वेशन होता है x² / a² + y² / b² = 1। ठीक है बेटा, सर्कल क्या होता है? x² + y² = a²। बच्चों ई की जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 तक, ई की वैल्यू 0 से 1 तक होती है। 0 रहेगी तो वो सर्कल हो जाएगा, 0 से बढ़ेगी तो एलिप्स हो जाएगा। इसेंट्रिसिटी बच्चों ई की वैल्यू जो होती है, जो ई की वैल्यू होती है बच्चों, वो होती है √1 - b² / a²। ई की वैल्यू होती है √1 - b² / a²। ई इज़ द इसेंट्रिसिटी। इसको बोलते हैं पेरीफेलियन। और जो लार्जेस्ट डिस्टेंस होता है फ्रॉम द सन, प्लैनेट का जो लार्जेस्ट डिस्टेंस होता है फ्रॉम द सन, ये होगा, इसको हम लोग बोलते हैं एफिलियन बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? एफिलियन। एफिलियन एंड पेरीफेलियन, दो, एक क्लोजेस्ट पाथ है, एक लार्जेस्ट पाथ है। ठीक है, जैसे इसको बोलते हैं हम लोग लॉन्गेस्ट पाथ। क्लियर है बेटा? फारदेस्ट पाथ। ठीक है, फारदेस्ट पाथ। अच्छा बच्चों, यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? AE, 0। यहाँ का क्या हो जाएगा? -AE, 0, -AE, 0। यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x में 0 है, y में 0, b। यहाँ का हो जाएगा 0 - b। ठीक है बेटा, ये हमने कोऑर्डिनेट निकाल दिया। इस सब एलिप्स का कॉन्सेप्ट है, इतना सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो फर्स्ट ला था केपलर का, उन्होंने यही कहा था कि जितने भी प्लैनेट्स होते हैं सब एक एलिप्टिकल ऑर्बिट के चारों तरफ, सन के चारों तरफ मतलब जो है रिवॉल्व करते रहते हैं, और जो सन होता है किसी एक फोकस पे सिचुएटेड होता है। फोकाई, 2 फोकस होते हैं, ये हम 2 फोकस हैं, किसी एक फोकस पे सन स्थित है। प्लैनेट जो है यहाँ से रिवॉल्व कर रहे हैं, ये हमने क्लोजेस्ट पाथ, ये आपका लार्जेस्ट पाथ। ठीक है, अच्छा यहाँ तक नोट करो। ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन विथ क्लोज्ड elliptical orbit and the sun is at one focus of ellipse। यानी ये एलिप्स का कॉन्सेप्ट मैंने बताया, ये एलिप्स है, इसका मेजर एक्सेस, इसको सेमी मेजर एक्सेस बोलेंगे ए को। ठीक है, ठीक है। ये जो स्मॉलेस्ट पाथ क्या है? यही होता है इसका स्मॉलेस्ट पाथ। प्लैनेट सन से जो प्लैनेट है वो सबसे स्मॉलेस्ट पाथ यही होगा, ये वाला। तो अगर यहाँ से निकाल दिए कि जिसमें कितना होगा बच्चों, ये है ए और ये पूरा है ए, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये मैंने मान लिया R1 डिस्टेंस है, यहाँ से R1 है, ये R1 है, और ये डिस्टेंस क्या है? R2 है। तो R1 क्या हो जाएगा? पूरा डिस्टेंस कितना है बेटा? ए, ये डिस्टेंस है ए, और पूरा कितना है? ए। तो a - AE, इसमें से a कॉमन लिया तो हो जाएगा 1 - e। सिमिलरली ये R2 जो आपका लार्जेस्ट पार्ट है, ये R2 कितना हो जाएगा बेटा? R2 हो जाएगा a + AE, यहाँ से a कॉमन लिया, 1 + e। ठीक है बेटा, ये आपका लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट पाथ हो गया। यानी कि जब आपका प्लैनेट सन के समीप होगा, मतलब क्लोजेस्ट होगा, तो वहाँ पर जो प्लैनेट की स्पीड होगी वो मैक्सिमम होगी, मतलब फास्ट होगी। और यहाँ पर जहाँ पे दूर है, मतलब जिसको हम लोग एफिलियन बोलते हैं, ये सबसे मतलब कि दूरेस्ट फारदेस्ट दूर डिस्टेंस है, तो यहाँ पर जो है बॉडी जो है प्लैनेट की जो स्पीड होगी वो स्लो होगी। स्पीड क्या होगी बेटा? यहाँ पे स्लो होगी और यहाँ पे फास्ट होगी। जब प्लैनेट सन के समीप होगा तो वहाँ पर उसकी स्पीड जो है मैक्सिमम होगी, और जब जहाँ पर सबसे दूर होगा, मतलब इस पॉइंट पे एफिलियन पे, तो वहाँ पर उसकी स्पीड जो है मिनिमम होगी। ठीक है बेटा, तो एलिप्टिकल ऑर्बिट में यहाँ तक नोट कर लो पहले, उसके बाद हम यहाँ ज़्यादा नहीं बचा है, हम आगे करते हैं। ठीक है बेटा, चलो
सो के प्लस फर्स्ट लॉ यही बताता है कि सभी के सभी प्लैनेट जो हैं वो इलिप्टिकल मतलब दीर्घवृत्ताकार कक्षा में सन के चारों तरफ परिक्रमा करते रहते हैं और सन जो होता है किसी एक फोकस पर सैचुरेटेड होता है। ठीक है, ऑल द प्लैनेट्स मूव्स अराउंड अ क्लोज्ड elliptical orbit in which sun is situated at a focus of ellipse। अच्छा बच्चा, तो हम लोग जो है इतना तक समझ गए। अब बात करने वाले हैं बच्चों केपलर्स का दूसरा नियम। तो केपलर्स यदि लगाएंगे केपलर्स सेकेंड लॉ, केपलर्स सेकेंड लॉ। केपलर्स सेकेंड लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं एरिया लॉज। एरियाज लॉज क्या था बच्चों? उन्होंने बोला था कि जो रेडियस वेक्टर होता है, जो आर था ना वहाँ पे, जो रेडियस वेक्टर होता है, जैसे मान लीजिए उन्होंने बोला कि ये आपका एक एलिप्स है, ये आपका एक एलिप्स है। ठीक है, सब बताया था मैं पहले वाले नियम में। ठीक है, इसको बोलते थे हम लोग सेमर, मेजर एक्सिस 2a होता था, माइनर ये आपका माइनर एक्सिस था, इसको हम लोग 2b बोलते थे। ये यहाँ से यहाँ तक b होता था। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक a होता था। यहाँ पर सन है। ठीक है, ये सन यहाँ पर एक प्लैनेट है, क्या है बेटा? प्लैनेट p। यहाँ से मान लीजिए यहाँ से ये इक्वल डिस्टेंस, मतलब कि सन जो है ये इसका जो है पेरिफेरियन था, जहाँ जो कि सन के बहुत समीप है ये प्लैनेट। तो ये जो है इन्होंने बोला कि जितना एरिया यहाँ पे t सेकेंड में, मान लीजिए 1 सेकेंड में इतना एरिया ट्रेवल कर रहा है, मूव स्वीप कर रहा है, तो t सेकेंड में यहाँ इस पॉइंट से अगर प्लैनेट आया यहाँ से यहाँ, तो उतना ही एरिया जो है ट्रेवल करेगा, स्वीप करेगा। मतलब इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सेम टाइम में सेम एरिया को कहीं पर भी, यहाँ पे एरिया कहीं भी एरिया ले लो, जो है वो आपका प्लैनेट सन के चारों तरफ जो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करेगा। यानी केपलर सेकेंड लॉ हमको बोलता है कि द रेडियस वेक्टर फ्रॉम द सन टू अ प्लैनेट, द रेडियस वेक्टर इसको बोल सकते हैं द रेडियस वेक्टर फ्रॉम द सन टू प्लैनेट स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम, इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम, दिस इज द एरिया लॉ। बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है बच्चों। और या इन्हीं को इन्होंने बोला, जो स्टेटमेंट बोला कि एरियल वेलोसिटी बोलते थे बच्चों, एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज कांस्टेंट, दिस इज द सेकेंड लॉ। एरियल वेलोसिटी क्या होता है बच्चों? एरियल वेलोसिटी होती है बच्चों, एरियल वेलोसिटी यानी कि चेंज इन एरिया अपॉन चेंज इन टाइम, दिस इज द एरियल वेलोसिटी। यानी A1 एरिया क्या था बच्चों? कांस्टेंट था। ठीक है, यानी कि अगर A1 एरिया, मान लीजिए A1 एरिया T1 सेकंड में पूरा कर रहा है, ये है A2 एरिया T2 सेकंड में पूरा कर रहा है, और जो A3 है वो T3 सेकंड में पूरा कर रहा है। अगर A1 अपॉन T1 मतलब A1 एरिया अपॉन T1 टाइम में, A2 एरिया अपॉन T2 टाइम में, A3 एरिया अपॉन T3 टाइम में, तो ये होगा कांस्टेंट, इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। प्लैनेट जो है वो, चूँकि हम सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे देखो ये डिस्टेंस ज़्यादा है, क्योंकि ये कम समय में ज़्यादा, चूँकि यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, जो पेरिफेरियन होता है वहाँ वेलोसिटी प्लैनेट की मैक्सिमम है, क्योंकि ये सन के बहुत समीप है, ये सन के बहुत दूर है, तो जिससे यहाँ पर इसकी वेलोसिटी स्लो होती है, तो ये कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ये एरिया इतना एरिया ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, जिससे कि 2 सेकंड में 10 मीटर स्क्वायर का एरिया यहाँ ट्रेवल कर रहा है, मान लीजिए मूव कर रहा है, तो उतना ही 2 सेकंड में इतना एरिया इस प्लैनेट यहाँ भी जो है ट्रैवल करेगा, स्वेप्ट करेगा। ठीक है बच्चों, एरियल वेलोसिटी क्या होती है? चेंज इन एरिया अपॉन चेंज इन टाइम। एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज कांस्टेंट, दिस इज द एरिया लॉ ऑफ कैपलर्स। क्लियर है बच्चों? अगर मान लीजिए यहाँ वेलोसिटी है v1 और यहाँ वेलोसिटी है v2, मास है प्लैनेट का m, तो जो ये v1 है पेरिफेरियन, यहाँ पर वेलोसिटी होगी मैक्सिमम होगी बच्चा
क्योंकि यहाँ जो ये प्लानिट यहाँ पर होगा वो सन के बहुत क्लोजेस्ट होगा, ठीक है, क्योंकि हर जगह वेलोसिटी जो है अलग अलग है। वेलोसिटी मतलब v1 बराबर v2 बराबर v3 नहीं हो सकता, क्योंकि हर जगह प्लैनेट की जो हर पूरे इलिप्टिकल ऑर्बिट में जो प्लैनेट की जो वेलोसिटी है वो सेम नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। प्लैनेट जब सन के बहुत समीप होगा तो वहाँ पर उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और जब प्लैनेट सन के बहुत दूर होगा मतलब फारदेस्ट होगा या आपका लॉन्गेस्ट होगा या लार्जेस्ट होगा तो वहाँ पर उसकी वेलोसिटी मिनिमम होती है। कितनी होती है बच्चों वेलोसिटी? √gm/a √1 + e/1 - e, और v मिनिमम होती है बच्चों √gm/a √1 - e/1 + e। यहाँ पर e क्या था बच्चों? इसेंट्रिसिटी, जिसकी वैल्यू 0 से 1 तक होती है, ठीक है बेटा। अच्छा, यहाँ पे बच्चों ध्यान रहे कि जो dA/dt है ये L/2m होता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, नाम सुना होगा आपने। यहाँ पे L क्या है? एंगुलर मोमेंटम। बच्चों यहाँ पर अगर हम लोग लगा दें एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाएंगे तो यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा? यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो बच्चों क्या हो जाएगा? यहाँ का मास है m1, वेलोसिटी है v1, या आप एंगुलर मोमेंटम लगा दें यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्या हो जाएगा? mv1r1 = mv2r2, ठीक है। ये होता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे बच्चों तो हो जाएगा ½ mv1² - gmm/r1 = होगा ½ mv2² - gmm/r2, ठीक है। ये होता है आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो ऑलवेज कीप इन योर माइंड Kepler's second law says that the areal velocity of planet is always constant. Change in area upon change in time, that is equal to L/2m. क्लियर है? dA/dt जो आपका dA/dt होता है वो होता है 1/2 RV/dt, ऊपर से dt मर जाएगा, RV m को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा mvr/2m। mvr क्या होता है बच्चों? L मतलब कंजर्वेशन, L होता है आपका एंगुलर मोमेंटम, तो L/2m, dA/dt = L/2m हो जाएगा। यहाँ से ये मैक्सिमम वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी, इसको नोट कर लेंगे बच्चों। एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज ऑलवेज कांस्टेंट। दिस इज द केपलर सेकंड लॉ। बच्चों अब हम बात करेंगे केपलर्स थर्ड लॉ की। तो आफ्टर कंप्लीटिंग द केपलर सेकंड लॉ कि द एरियल वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट इज constant means its sweep equal area in equal time। अब बच्चों बात करने वाले हैं केपलर्स थर्ड लॉ की। केपलर्स थर्ड लॉ बच्चों, केपलर्स थर्ड लॉ इज आल्सो नोन एज पीरियड्स लॉ। क्या बोलते हैं बच्चों? पीरियड्स लॉ। बच्चों पीरियड्स लॉ में क्या बोला उन्होंने बोला the square of time period is directly proportional to the semi major axis cube of semi major axis, t² = a⁻3। दिस इज द, यहाँ से आप निकाल सकते हैं T1/T2 का होल स्क्वायर बराबर A1/A2 का पावर 3, ठीक है बच्चा, ठीक है। अच्छा, यानी उन्होंने बोला कि अगर ये आपका सन है, अभी डिफरेंट प्लैनेट्स पर, यहाँ पे कोई प्लैनेट है, एक प्लैनेट यहाँ से R1 डिस्टेंस पे है, यहाँ पे R2 डिस्टेंस पे है, यहाँ पर टाइम पीरियड T1 है, यहाँ पर टाइम पीरियड T2 है, तो इस तरह से हम लोग टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं, ठीक है। टाइम पीरियड A1 A2 ये आपका R1 R2 भी लिख सकते हैं, यानी T² = R⁻3 T1² = R1/3 T2² = R2/3, तो T1/T2 का होल स्क्वायर = हो जाएगा R1/R2/3, ठीक है बेटा। दिस इज द केपलर्स थर्ड लॉ। आप नोट कर सकते हैं स्टेटमेंट इसका। स्टेटमेंट ये था द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड of revolution
is directly proportional to the cube of semi major axis of ellipse. ठीक है बेटा, एक सेमी मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स. टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए पावर 3 वेयर ए इज द सेमी मेजर एक्सिस. क्लियर बच्चों, इस तरह से हम लोग केप्लर्स थर्ड लॉ नोट कर लीजिए आप लोग सभी लोग. थैंक यू वेरी मच.